वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रसन्नता की बात है कि न्यायालय की दहलीज पर पहुंच करके और हम निराशाजनक स्थितियों में नहीं हैं, आशाजनक स्थितियों में हैं और न्यायालयीन प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होता है, ये हम मान के भी चलते हैं। और ख़ास तौर से जब शक्तिशाली लोगों से लड़ाई चल रही हो तो रावण का वध करने में राम जी को कितना समय लगा था और कहाँ जाकर के उसको ढूंढा था और ढूंढ करके फिर मारा था। इसलिए वो रावण वहाँ पर था सोने की लंका में, यहाँ पर भी रावण मातोश्री में अंदर बंद है, तो वध करने में समय तो लगेगा। जब ये सिद्ध हो जाएगा कि आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ दुराचार, सामूहिक दुराचार करने के बाद उसकी हत्या नृशंसतापूर्वक करके और उसको 14वीं मंजिल से फेंक दिया, फिकवा दिया, मार दिया और अपने शक्तिमान रूप का प्रयोग करके और सारे सबूतों को नष्ट करवा दिया। सारे अस्पताल जनित जो प्रक्रियाएं होती है डॉक्टरों की और उससे जुड़ा हुआ जो रिपोर्ट का कार्य होता है उस सब को प्रभावित कर लिया। ये जब सिद्ध हो जाएगा कोर्ट में तो फिर जिस तरीके से रावण का वध हुआ, इसी तरीके से मातोश्री में भी एक रावण का वास है, उसका भी वध और अंत उसी प्रकार से होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि आप बहुत कड़क बोलते हो। कड़क ना बोले, जिसके साथ ये किया होगा उस बच्ची का सोचिए, जिसके साथ ऐसा किया होगा। आपको केवल बात कड़क लग रही है, उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी के साथ ये हुआ। कितने आप प्यार करता हर पिता अपनी बेटी से, कितना प्यार करता। राजीव गांधी जितना प्यार करते रहे होंगे प्रियंका वाड्रा से, जितना देवेंद्र फडणवीस अपनी लड़की से प्यार करते रहे होंगे, जितना जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से प्यार करते रहे होंगे, ऐसे ही सतीश सालियान भी प्यार करते रहे हैं, करते रहे होंगे अपनी प्यारी दुलारी बेटी जो कैरियर बनाने के लिए आई थी मुंबई में दिशा सालियान से। उसको जब मार दिया गया तो फिर कोई कड़वा भी ना बोले। मीठा मीठा बोलने वाले वो बोलेंगे जो बिक गए हैं और जिनका जो जीवित नहीं है, शव रूप में धरती पर घूम रहे हैं। उन लोगों से आप ऐसी उम्मीद करो, हम जैसे लोगों से नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आज माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में दिशा सालियान का केस जो 26 मार्च को पहले डिक्लेयर्ड हो गया था, उसको 23 मार्च को किया गया, अर्थात आज पे किया गया। और आज चूँकि चौथे नंबर पर था, चौथे नंबर पर 3 नंबर जल्दी जल्दी हो गए, चौथा नंबर जल्दी आया। ये आपको जो लाइव सीधा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको कुछ जानकारियाँ होगी भी। मैं उस निर्णय के, आज के निर्णय के, आज के विवेचना के, आज के दृश्य के, आज जो कुछ कोर्ट में घटित हुआ, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, इसकी परिणतियाँ क्या क्या होगी, उस पर भी बात करूंगा और क्या कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे। नीलेश ओझा जी बढ़िया काम कर रहे हैं, बिना पैसे का एडवोकेट काम कर रहा है, वरना तो एक हियरिंग पर ही 1 लाखों रुपए ले लेते हैं हाई कोर्ट में खड़े होने के। वहां पर 50 एडवोकेट्स की टीम नीलेश ओझा जी के अंतर्गत खड़ी होती है। दिशा सालियान केस में कितना ये पब्लिक ग्रीवेंसेस का केस है, कोर्ट इसको समझ रहा है, लेकिन मीडिया है भांग खा के सोया, उसको कोई मतलब नहीं है। छोटे मोटे अखबार वहाँ के मुंबई के छापते होंगे थोड़ा बहुत, जबकि ये राष्ट्रीय समाचार होना चाहिए। पब्लिक लड़ रही है, गरीब लोग लड़ रहे हैं, एक असहाय आंखों में आंसू लिए एक बाप लड़ रहा है जिसका साथ कोई नहीं दे रहा है, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा है। बेशक राजनीति में नीलेश राणा हैं, क्या 2-3 लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन जिनको बोलना चाहिए,
जिनको लड़ना चाहिए वे क्या लड़ रहे हैं? वे क्या लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? वे तो बंद कमरों में बातें कर रहे हैं बेशर्म होकर। अखर रहा होगा तो अखड़ने दीजिएगा, क्योंकि ठकुर सुहाती, ईश्वर से तुमको डरना होगा, ईश्वर से डरना होगा। संविधान को जो मजाक बना दे, कानून को जो अपने हथेलियों का खिलौना बना के रख दे, ऐसे लोगों के साथ में खड़े होना और पाप क्या होता है? यही तो होता है। और गुनाह क्या होता है? इससे बढ़ के कोई गुनाह होता है? लेकिन हो रहा है, हम देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनीतिकों को जो ऐसे पापियों के साथ खड़े होने की सोच रहे हैं, खड़े हो जाते हैं। वो तो अमित शाह की और वहां से दिल्ली की डांट पड़ती है तो फिर वो वहां से दूर हट जाते हैं, वरना वो तो एक पत्तल पे खाने को तैयार हो जाएंगे इनके साथ। शर्म बेच खाइए। तो आज जो हुआ, सबसे अच्छी बात, मैं आज का जो बात हुई वो तो 2-3 मिनट में आपको बात पूरा, उसके रेपरकशंस क्या होंगे उस पर जरूर बात करूंगा। क्योंकि कोर्ट जो बोलता है, कोर्ट के जो वर्डिक्स होते हैं, कोर्ट जो बोलता है, कोर्ट मतलब जो चंद्रशेखर जी जो मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा जो कहे गई बातें हैं वो भी प्रोसीडिंग्स में आता है। समझ रहे हैं आप? वो कल हवाई बातें नहीं हो गई। अब तक गडकरी साहब हो, कोतवाल साहब हो या चंद्रशेखर जी हैं, माननीय चंद्रशेखर जी मुख्य न्यायाधीश की बेंच देख रही है। इस बार कोर्ट में पहली बार मुख्य न्यायाधीश की बेंच देख रही है इस केस को। ये भी छोटी बात नहीं। और इसको महत्वपूर्ण केसेस में शामिल कर लिया गया है। ये दूसरी बात। पहली बात, इसे मुख्य न्यायाधीश की बेंच देख रही है, सुन रही है। दूसरा, इसको महत्वपूर्ण केसेस में शामिल किया है, दूसरी बात। और तीसरी बात, वर्डिंग्स जो उपयोग हो रहे हैं कि केस की टेबल पर आते ही उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई। तोते उड़ गए उस समय सरकारी वकील के। ये सवाल भी लिखा जाएगा प्रोसीडिंग्स में कि सुनवाई क्यों के समय ये सवाल किया गया, और जो जवाब आया वो भी लिखा जाएगा। जवाब क्या था? जवाब था कि वो अभी हमने तो पहले पूरी जांच वांच कर ली थी और हम यहाँ रिपोर्ट देने वाले थे या इस पर एफआईआर की तरफ आगे बढ़ने वाले थे कि इन्होंने पेन ड्राइव दे दिया, तो पेन ड्राइव जो दिया है उसका विश्लेषण कर रहे हैं इसलिए। अरे भाई, कानून के थोड़े बहुत भी जानकार अगर है, वो सरकारी एडवोकेट और पुलिस वाले, मैं दो बातें कह रहा हूं। माननीय मुख्य न्यायाधीश का यह सवाल करना यह कहता है कि अगर आवेदक, शिकायतकर्ता, अगर थर्ड पार्टी भी शिकायत करती है क्रिमिनल केसेस में तो एफआईआर दर्ज होती है। थर्ड पार्टी भी रास्ते चलता जो कर देता है ना, कोई अपराध घटित हुआ और उसकी शिकायत कर दे, तो भी क्रिमिनल केसेस में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। तो यहां तो फर्स्ट पार्टी कर रही है, अर्थात पिताजी खुद कर रहे हैं। जिसकी बेटी मार दी गई, वो बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को निर्मम हत्या की गई है, मेरी बेटी के साथ शारीरिक दुराचार किया गया है, सामूहिक दुराचार किया गया। और मैं एफआईआर के लेकर सीधे यहां नहीं आया हूं, मैं पुलिस वालों के चौखटों पर भी गया हूं, उनके दरवाजों पर भी गया हूं, उनकी देहरी पर भी गया हूं। मैं बड़े बड़े आला पुलिस अधिकारियों के पास गया हूं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया हूं, उन्होंने दर्ज करने से मना कर दिया। मैं मंत्रियों के पास भी गया हूं, मना कर दिया, वो टाल टूल गए। तब जी माई बाप, मैं आपके पास आया हूं, मैं कोर्ट के पास आया हूं। तो कोर्ट क्या करे? कोर्ट यही कहा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। ये सवाल इससे इसलिए कनेक्ट है। अब जवाब, अब ये तो हुआ कि अब तक जवाब, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। जब बाप शिकायत कर रहा है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? वो जहां रेप और मर्डर के का प्रथम शिकायत कर रहा है और आप शिकायत तक उसकी दर्ज नहीं कर रहे हो। फिर भी आप खाली वेतन भत्ते और ये खाकी पहन करके घूमने के लिए नौकरियां ले लेके बैठे हो क्या? आशय क्या है? आशय है कि जब इसका आदेश आएगा, क्योंकि कोर्ट अपना दृष्टिकोण बताता चलता है,
वही फिर निर्णय पर आता है और उसी को सरकारें समझ करके और काम करने के लिए दौड़ना शुरू कर देती है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सीधा सीधा बोल देते कि एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरा मौका देगी कोर्ट, पूरा मौका दे रही है कोर्ट। और अगली दफे अब अगला वाक्य वही आएगा कि एफआईआर दर्ज करें, और जिन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती उनको लाइन हाजिर करो। वे सब सस्पेंड होंगे, कुछ टर्मिनेट होंगे और कुछ अरेस्ट भी हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी एफआईआर दर्ज करना। तो कोर्ट का एक वाक्य बहुत लंबे अर्थ दे गया है, इतना समझ लीजिए। विधि का विद्यार्थी होने के नाते मैं खुद सुन करके और आनंद में रहा बहुत देर तक। ये एक वाक्य कितना संदेश दे गया। ये वाक्य कोर्ट पहली बार बोला है, मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर जी के मुखारबिंद से पहली बार आया है। कोई भी न्यायाधीश पहली दफे एक साल में इस बात को लेकर के आया है, इस वाक्य को बोला है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। अच्छा लगा, सही ट्रैक पर चल रहे हैं। जल्दी मत कीजिए, गरम गरम रोटी खाने से मुंह जल जाता है, ठंडी होने दीजिए फूंक मार मार के। न्याय तक जरूर कुछ बंधु, अरे कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम तारीख पे नहीं क्या करते हो, तो उसको बुला करके आदित्य को हम जज के उसका केबिन में फांसी पे लटकाएंगे क्या? हर चीज की प्रोसीजर है, संविधान तहत सब काम होगा। याद रखना कि यही कोर्ट है, यही न्यायालय है, यही संविधान है। अरविंद केजरीवाल को अंदर जाना पड़ा था, अमित शाह जी भी जेल के अंदर से आए हैं। वो वहां का जो झारखंड का मुख्यमंत्री है ना, जानते हैं ना, सांवला सा, कहाँ टेबल के नीचे घुस गया था, आखिर अरेस्ट हुआ, 1.5 महीने तक जेल में रह के आया। वो ओम प्रकाश चौटाला कितने साल लगभग 12 साल जेल में रह के आया, मुख्यमंत्री था, और उसकी सरकार उसमें शामिल थी, फिर भी नहीं बचा पाए। तो एक दफे आता है ना तो बिल्कुल निचुड़ जाता है, फिर आदमी कोई बचाने नहीं आता, फिर कोई तुर्रम खान बचाने नहीं आएगा तब जब एक दफे सही ट्रैक पर है। इतने सारे सबूत हैं, तुम कितने गवाहों को मारोगे? अब भी गवाह कई जीवित है जिन्होंने देखा है तुमको ये सब काम करते हुए। तुम्हारे कितने डिजिटल एविडेंसेस को खत्म करोगे? मोबाइल पर जो चैट हुई, हाँ, वो तुम्हारे सीसी कैमरे तुमने जितने तुड़वा दिए, लेकिन तुमने कैमरे तुड़वाए, उनके जो पूरा वो मॉडेम था वो तो रखे हुए थे, सब रिकॉर्डर तो सब गए ना, कईयों के रिकॉर्डर जमाए, उनसे सीडीज बन गई, उनसे पेन ड्राइव्स बन गए, और एक पेन ड्राइव ने कई पेन ड्राइव है, और कई के अभी भी सुरक्षित है रिकॉर्ड्स ओरिजिनल में। कितने नष्ट करोगे? वो जिन्होंने गिरते हुए देखा, कितने नष्ट करोगे? जो वहां से लड़कियों को उठा करके लेके गए, वो लड़की वहां तक कैसे आई थी, सब हैं, और सबके लिखित वर्षन भी है। कितने को और कितने इसमें अरबाज टाइप के शामिल है, कितने इसके सलमान खाई के शामिल है, कितने दाऊदों के इसमें रोल है, कितने दुबई में रहने वाले अपराधियों की गैंग इसमें शामिल है, सब है। इसलिए आज जो कोर्ट ने किया, बड़ा काम किया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, मेरा साथ दीजिएगा, मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार बात कर रहा हूं कि आज जो काम हुआ है ये एक वाक्य, और इन्होंने कह दिया कि साहब वो तो अभी हम जो उसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पेन ड्राइव दिया। अरे भाई, आपको एफआईआर तो दर्ज करना ही चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं करना भी अपराध है। यही संकेत किया, और यह आखिरी संकेत है। अब 14 दिन के बाद में जो तारीख मिलेगी, मान के चलिए आज आपकी 23 थी, 23 से आपका
3 और 7 तारीख के 6, 7, 8 तारीख के लगभग 8 अप्रैल के आसपास आएगा। कैसे, उसे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, केस सही ट्रैक पर चल रहा है। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तारीख पर तारीख आ रही है, वो तो हजारों साल से हम क्या कर सकते हैं, हजारों साल से न्याय में किसी को मिलता रहा, किसी को नहीं मिलता रहा। लेकिन जब संविधान आया तब से भी 40-50 साल के तो इतिहास में मिल ही जाएंगे आपको। मैं आप निराशाजनक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आशान्वित रहिए। हमको भी बुरे भला बोलने लगते हैं कि क्या ज़रूरत है इस पर वीडियो बनाने की, जाने दीजिए। क्यों जाने दें, क्यों जाने दें, आपके कहने से जाने दें। आप टिप्पणी क्यों लिखते हो कि इस पर वीडियो मत बनाओ? क्यों ना बनाऊं? 1000 बार बनाऊंगा और बराबर बनाऊंगा। कोई देखे कि नहीं देखे फिर भी बनाऊंगा। एक व्यूअर भी है तब भी मैं बनाऊंगा। एक व्यक्ति भी कोई देखने वाला है तब भी मैं बनाऊंगा। याद रखना, संसार के सारी हरी तीमा में से एक हरी पत्ती भी जब तक है तब तक मनुष्य जीवित रहेगा। ये वाक्य है ना, विज्ञान का वाक्य है। तो हम आशा पर जीवित हैं। हमारे पास और कोई आधार नहीं है, बस जुडिशरी एकमात्र आधार है। बाकी जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, हम उनसे क्या बात करें? जीवित शव बहुत सारे घूम रहे हैं, मुंबई में भी, राजनीति में भी। उनसे क्या अपेक्षा करें? लेकिन जैसे ही कोर्ट का डंडा चलना शुरू होगा, देखना ये कैसे नाचते हैं सब। फिर राजनीतिक लोग जितने कोर्ट से डरते हैं, जितने जुडिशरी से डरते हैं, उतना किससे नहीं डरते। याद रखना, जो लोग कहते हैं ना जज को खरीद लेंगे और ये कर लेंगे, उनको खरीद लिया और ये पेश लिया और ये हो गया। जितने राजनीति के लोग हैं, जितने ये काले कोट वालों से डरते हैं, किसी से नहीं डरते। याद रखना, सबको तो घोल के पी चुके, मान के चलना, लेकिन उनसे डरते हैं क्योंकि जुडिशरी का डंडा चलता है तो फिर उसको कोई नहीं बचा पाता। तो आज का ये जो एक वाक्य बहुत कुछ कह गया है, बहुत कुछ कह गया है, संकेत दे दिया है राजनीतिज्ञों को भी, विधि विभाग महाराष्ट्र को भी और पूरे पुलिस महकमों को भी कि 14 दिन का समय तुम्हारे पास में और है। 14 दिन के बाद वही वाक्य आएगा, एफआईआर दर्ज की जाए, और जिन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज करने में कोताही की उनमें से इतने को सस्पेंड, इतने का टर्मिनेशन और इतने का अरेस्टिंग। कईयों की कुर्सियां भी चली जाएगी। ये आज का जो वाक्य था, ये इतना बड़ा वाक्य था मुख्य न्यायाधीश महोदय का। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, मुंबई के न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। मैं माननीय चंद्रशेखर जी को भी प्रणाम करता हूं। मैं उस निरीह बाप की आत्मा की तरफ से भी उनको धन्यवाद देता हूं, जिसके पास चाय पीने के पैसे नहीं होंगे, बेटी भी मर गई है, कैसे पूर्ति कर रहा हो, कहीं मजदूरी करके और अपना घर चला रहा होगा। मैं उस पिता के सूखे आंसुओं की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर साहब को, और एक प्रार्थना करता हूं, ये 14 दिन कैसे कैसे हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन इसके ठीक बाद में अब एफआईआर का रामबाण चला दीजिए, जिससे ये जो कानून के ऊपर सत्ता की मदहोशी में मजाकिया रूप लेके और घूम रहे हैं राजनीति में, इनको जरा हो जाए कि कानून का डंडा चलता है तो फिर कोई नहीं बचा सकता। मेरी प्रार्थना है, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं। जज जब बैठता है कुर्सी पर तो जज के रूप में ईश्वर का आसन होता है वो, इसलिए उसको न्यायाधीश बोलते हैं। ईश न्याय का देवता होता है, न्याय का ईश्वर होता है वो, इसलिए ईश का समावेश है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके जिह्वा पर बैठे 14 दिन बाद, और ये जो रावण वध शेष है वो हो जाए, ताकि
न्याय को आकांक्षा में रहने वाले सभी लोग दशानन वध पर वापस आनंदित हों, न्याय की जीत हुई, दशहरा मना सके। भारत माता की जय।